तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं साइको सोशल फार्मेसी। देखिए साइको सोशल फार्मेसी हमारी क्या होती है इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ चला है सोशल फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर और यूनिट चल रही है इसमें हमारी सेकंड। तो सेकंड यूनिट हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर एक लेक्चर हमारा बचा हुआ है जिसको आज हम देखेंगे। ये इतना पोर्शन इसके साथ में हमारी यूनिट सेकंड है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें हम देखने वाले हैं बेसिकली साइको सोशल फार्मेसी हमारी क्या होती है इसका इंट्रोडक्शन, साथ में यहाँ पे मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स, जैसे हमारे साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, नारकोटिक, एल्कोहल, तंबाकू प्रोडक्ट, आप सभी इनके नाम पहले से जानते हैं। तो सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं उनके साइको सोशल एस्पेक्ट क्या है इन दवाओं को लेकर, इन प्रोडक्ट को लेकर, और कैसे वो इनका मिसयूज एब्यूज करते हैं, यही हमारा सारा इस टॉपिक के अंदर रहने वाला है। अब चलिए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम समझ लेते हैं इस हेडिंग को, क्योंकि हमारी मेन हेडिंग है, इसका मतलब यहाँ पे हम पता होना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे साइको, इसको हम कह सकते हैं दिमागी, साथ में सोशल हमारी जो सोसाइटी होती है उसमें रहने वाले लोग हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे फार्मेसी जो हमारे मेडिकल स्टोर है, सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो ड्रग्स होती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो एक लाइन में इसको पूरे को यहाँ पे हम समझे तो किस तरीके से समझ सकते हैं। हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी में रहने वाले हमारे जो लोग हैं उनकी साइकोलॉजी, दिमागी तरीके से वो क्या सोचते हैं, किस चीज़ के बारे में, फार्मेसी के बारे में या हमारी दवाई जो है ड्रग्स हैं उनके बारे में। सीधा भाई एक सोसाइटी है। आजकल की सोसाइटी आप सभी जानते हैं क्या चल रहा है। कुछ लोग किस चीज़ के आदी हैं, कुछ लोग दवाओं को मिसयूज़ करते हैं, कुछ एब्यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है सभी बेकार हैं, कुछ सही तरीके से यूज़ भी करते हैं। तो सभी के बारे में यहाँ पे क्या क्या लोगों के सोशल एस्पेक्ट है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साइको सोशल एस्पेक्ट, वही यहाँ पे इस टॉपिक में पूरे में हम देखेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन। देखिए टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है क्योंकि इतना कुछ हार्ड इसमें है नहीं। आप स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो लेक्चर देखिए जिससे आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक हो, चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन। फार्मेसी टू डील विद द साइको सोशल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो फार्मेसी है, फार्मेसी का मीन्स आप समझते हैं जहाँ पे फार्मेसी आ जाए, मेडिकल दवाओं की यहाँ पे बात चल रही है। तो फार्मेसी टू डील, हमारी फार्मेसी होती है डील करती है विद द साइको सोशल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनके साइको सोशल एस्पेक्ट के बारे में। अब यहाँ पे हमें समझना होगा साइको सोशल एस्पेक्ट लोगों के क्या हैं। तो देखिए हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो कैसे लीगल एंड इलीगल तरीके से यूज़ करते हैं ड्रग्स का सोसाइटी के अंदर, ये हम देखेंगे। साथ में द ओरिजिन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म, हमारा जो एल्कोहल होता है इसका ओरिजिन मूल क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसको हम देखेंगे। साथ में सेक्सुअलिटी एंड हेल्थ, लोगों के साइको सोशल एस्पेक्ट, मतलब लोग साइकोलॉजिकल तरीके से दिमागी रूप से क्या सोचते हैं सेक्स के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, साथ में हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे एडिक्शन। एडिक्शन क्या होता है, सीधा हिंदी में कहते हैं आदत लगना। काफ़ी दवाओं की आदत लग जाती है, शराब, तंबाकू प्रोडक्ट, ये क्या होते हैं इनको हम देखेंगे। साथ में द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द एडिक्शन। अब जो एडिक्शन होता है कैसे इसको प्रिवेंशन रोका जाए, ट्रीट किया जाए, इलाज किया जाए इसका, कैसे इसको मेंटेनेंस के, मतलब कि प्रिवेंशन ट्रीट हम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे मेंटेनेंस का मतलब होता है ना ज़्यादा न कम एक इस लेवल पे हम उसको मतलब रखें जिससे कि हमारी हेल्थ पे ज़्यादा उसके हार्मफुल इफेक्ट देखने को ना मिले। साथ में ड्रग डिपेंडेंस, कुछ लोग दवाओं के आदी हो जाते हैं, ड्रग पे डिपेंड हो जाते हैं, उस चीज़ को भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो इतना सारा हमारा जो इंट्रोडक्शन है ये बेसिकली हमने आपको बताया कि साइको सोशल एस्पेक्ट है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है ये अब यहाँ पे स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे ड्रग यूज़ आपके लिए नया नहीं है। सपोज कीजिए किसी को फीवर हो रहा है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या किया, उसको प्रिस्क्रिप्शन बनाया, दवाई वहाँ पे लिखी और पेशेंट को दे दी। अब क्या हुआ, पेशेंट अपने घर पे आता है और जैसे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिया है, जैसे डायरेक्शन जैसे बताया, जैसे सुबह शाम लेनी है, पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, कितनी टैबलेट लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ पर पेशेंट उन दवाओं को अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा है तो वो हो जाता है यहाँ पे ड्रग यूज़। मतलब उन्हें प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ड्रग को लिया और डॉक्टर की डायरेक्शन में लिए, तो वो हो गई हमारी यहाँ पे ड्रग यूज़। टेक मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू यहाँ पे RMP रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रिस्क्रिप्शन। ये तो हो गया हमारा नॉर्मली यहाँ पे ड्रग का यूज़। सेकंड हम देख लेते हैं ड्रग मिसयूज़। देखिए ड्रग यूज़ और मिसयूज़ में क्या डिफरेंट होता है ये भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो मिसयूज़ को हिंदी में हम कहते हैं दुरुपयोग। दुरुपयोग किस चीज़ का, यहाँ पे ड्रग्स का, किस तरीके से हम कर देते हैं, जैसे इट इज़ रिलेटेड टू प्रिस्क्राइब ड्रग बिकॉज दिस ड्रग्स कोज एडवर्स साइड इफेक्ट इफ द गिवन डायरेक्शन आर नॉट फॉलो। देखिए ड्रग यूज़ में क्या होता है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमें ड्रग दे रहा है, साथ ही में हमें डायरेक्शन भी बताता है कि आपको ये दवाई दिन में कितने टाइम खानी है, आपको खाने से पहले खानी, खाने के बाद खानी है, आपको पानी के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है, या कौन कौन सी चीज़ें आपको दवाई के साथ में नहीं खानी है। तो ये सारी डायरेक्शन कौन देता है, जो वहाँ पे
डॉक्टर होता है। तो जब तक हम उसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यूज़ करें, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ड्रग्स को, तो वो हमारा होता है ड्रग यूज़। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट आता है, जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन की ड्रग्स होती हैं ये एडवर्स साइड इफेक्ट भी कोज कर सकती हैं। कब कर सकती हैं? इफ द गिवन डायरेक्शन, जो डॉक्टर ने आपको डायरेक्शन दिया, आपको बताया है कि इतने टाइम खाना है, खाने से पहले, खाने के बाद में सारी चीज़ें आर नॉट फॉलो, आप उसको फॉलो ही ना करें, तो उस कंडीशन में दवाई आपको साइड इफेक्ट भी कोज करेंगी और अदर बीमारी भी आपको कोज कर सकती हैं। तो इस तरीके से होता है यहाँ पे ड्रग का यूज़, मतलब कि दुरुपयोग। आपने अपने अकॉर्डिंग ही उसको यूज़ कर लिया, अपने अकॉर्डिंग आपने ऐसे तो यूज़ नहीं किया। आपकी जो साइकोलॉजी है, आपके मतलब आपने दिमागी तरीके से सोचा कि मैं इसको 2 बार ना लेके 3 बार खाऊं तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, तो आपने अपनी साइकोलॉजी से वहाँ पे सोचा, इसलिए इसको साइको सोशल फार्मेसी हम कह रहे हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं यूज़ ऑफ मेडिकेशन विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि ऐसी दवाई आप ले ले जो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के हों, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के हों, तो वो भी यहाँ पे ड्रग का मिसयूज़ हो जाता है। अब देखिए पॉइंट आपका यहाँ पे इसमें ड्रग मिसयूज़ में यहाँ पे ऐड हो रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ऐड कहाँ पे होगा? यहाँ पे ड्रग एब्यूज़ में। अब यहाँ पे ड्रग एब्यूज़ हमारा क्या होता है? फर्स्ट हमने देखा ड्रग यूज़, सेकंड हमने देखा ड्रग मिसयूज़, थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं ड्रग एब्यूज़। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं ड्रग मिसयूज़ में, साथ में एब्यूज़ में। देखिए बेसिकली देखा जाए तो दोनों का मतलब यहाँ पे सिमिलर होता है, यहाँ पे दुरुपयोग, मतलब कि दवाओं का यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन डिफरेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा जो ड्रग का मिसयूज़ है इसमें हम डॉक्टर की डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी जो दवाएं हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पे ड्रग मिसयूज़ में क्या डिफरेंट आता है, हमारी जो दवाई होती है प्रिस्क्रिप्शन वाली नहीं होती है, इसमें होती है हमारी ओटीसी मेडिकेशन। व्हाट इज ओटीसी मेडिकेशन? आगे कोई टॉपिक आएगा हम आपको बताएंगे। जैसे ओटीसी मेडिकेशन का सीधा मतलब होता है ओवर द काउंटर मेडिकेशन। तो ओटीसी हमारी वो दवाई होती है जो हम किसी फार्मेसी, किसी मेडिकल स्टोर से डायरेक्टली जाके ले लेते हैं। आपको हेडेक हो रहा है, आपने कोई टैबलेट ले ली, फीवर हो रहा है, आपने ले ली, आपको कोई दवाई का नाम पता है, सीधा आप डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, आप सीधा मेडिकल स्टोर पर गए, आपने ले ली, तो वो क्या है? हमारी ओटीसी मेडिकेशन है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे देख लेते हैं मिसयूज ऑफ ओटीसी मेडिकेशन सच एज यूजिंग देम फॉर एनदर पर्पस, मतलब कि आप किसी बीमारी को सही करने के लिए उन दवाओं को नहीं ले रहे हैं, बल्कि आपकी जो पर्सनल अपनी लाइफ है उसमें कोई प्लेजर आपको मिल रहा है उन दवाओं से, उस तरीके से आप उसको ले रहे हैं। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, नशे के आदी वगैरह हो जाते हैं, कोई सिरप इस तरह का है जिससे थोड़ा नशा वशा होता है, तो सीधा वो कहाँ पे जाएंगे? मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वो सिरप वगैरह ले लेंगे, जैसे कोडीन वगैरह कह सकते हैं। सिरप लिया और उसको पूरा पूरा पी लिया, तो वहाँ पे क्या हुआ? उनको पर्सनली एक प्लेजर मिल गया, हालांकि कोई बीमारी उनको नहीं थी। तो इस तरीके से किसी एनदर पर्पज से वो यूज़ करें, ना कि किसी बीमारी को ट्रीट करने में। वो होता है यहाँ पे हमारा ड्रग का एब्यूज। अब यहाँ पे फॉर्म देख लेते हैं ड्रग डिपेंडेंस। देखिए यहाँ पे नाम से भी आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा, जैसे ड्रग हमारी जो दवाइयाँ होती है, डिपेंडेंस उनके ऊपर डिपेंड हो जाना। जैसे कोई इंसान है, कोई पर्सन है, अब क्या हुआ है, उसकी लाइफ पे टोटली तरीके से वहाँ पे डिपेंड है किसी ड्रग के ऊपर। उसको ऐसा लगता है कि वो उस दवाई को खाएगा तो जी पाएगा, या सो पाएगा, या अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाएगा। अब देखिए वो क्यों हो रहा है वहाँ पे ड्रग के ऊपर डिपेंड, उसकी जो साइकोलॉजी है, उसने अपनी मानसिक दिमागी रूप से ऐसा सोच रखा है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ड्रग डिपेंडेंस का सीधा मतलब होता है इट इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसीज स्टेट इन विच ए पर्सन टोटली डिपेंड ऑन मेडिसिन। देखिए यहाँ पे इट इज ए क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है कोई बीमारी जो लंबे टाइम तक चले, या कोई कंडीशन। प्रोग्रेसिव डिसीज मतलब कि जो टाइम के साथ में प्रोग्रेस होती रहे, बढ़ती रहे। स्टेट भी हम कह सकते हैं इनमें जिसके अंदर एक पर्सन, जो एक इंसान है, टोटली दवाओं के ऊपर अब डिपेंड हो चुका है। तो ये होता है यहाँ पे ड्रग डिपेंडेंस, सीधा किसी ड्रग के ऊपर टोटली तरीके से डिपेंड हो जाना। चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ ड्रग एब्यूज। तो यहाँ पे जो ड्रग एब्यूज होता है, दवाओं का दुरुपयोग होता है, इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो यहाँ पे हम देखेंगे। होते तो वैसे हमारे काफी सारे, लेकिन हमने यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं जो हमारे मेन होते हैं। जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ ए सब्सटेंस यूज। देखिए आपकी जो फैमिली है, तो आपकी फैमिली की हिस्ट्री ऐसे है कि पहले आपके फादर, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, या सिस्टर वगैरह हम कह सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे उन्होंने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि कोई हमारा ऐसा ड्रग सब्सटेंस है जिसको हमारी फैमिली में पहले से यूज़ किया जाता है, जिससे हमारी जो हेल्थ वगैरह है उससे ही रहती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये उनकी साइकोलॉजी है सिर्फ, जिसके ऊपर वो डिपेंड है। जैसे हमने आपको बताया ड्रग डिपेंडेंस, जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई आपका भाई है, अब क्या उसको हल्का फुल्का सर दर्द होता है, वो पीसीएम वगैरह खा लेता है, या आइबुप्रोफेन वगैरह काफ़ी सारी हमारी आती हैं जो वो लोग खा लेते हैं बॉडी दर्द में या सर के दर्द में। अब क्या उन्होंने पूरा स्टेप रखा हुआ है, पूरी 10-15 टैबलेट का, घर पे हल्का फुल्का दर्द हुआ वहाँ पे उन्होंने खा लिया, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा सब्सटेंस, ड्रग सब्सटेंस है जिसमें आपके बाप दादा, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, उनके बच्चे, वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? ड्रग का एब्यूज़ कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। ये होती है यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर। सेकंड यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन एंड लो सेल्फ स्टीम।
सीधा यहाँ पे कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, कोई ऐसी फैमिली जिसमें डिप्रेशन लोगों को ज़्यादा होता है, उस डिप्रेशन से निकलने के लिए किसी दवा का वो यूज़ करते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी फिर उसका वो यूज़ करते रहते हैं। या लो सेल्फ स्टीम, जो आत्मविश्वास है लोगों का अपने ऊपर कम है, वो किसी दवा, किसी मल्टीविटामिन, किसी चीज़ को खाते हैं, उन्हें लगता है इससे हमें एनर्जी मिलती है, तो फिर पूरा खानदान उसको खाता चल जा रहा है इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया। और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉमन ड्रग्स ऑफ एडिक्शन। देखिए सीधा कहने का मतलब है कुछ कॉमन ड्रग्स यहाँ पे हम देखेंगे जिनकी हमें एडिक्शन आदत लग जाती है। अब ये कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, जैसे नारकोटिक जिनको हम कहते हैं नशीली दवाएं, इसमें हमारे जैसे हेरोइन हो गया, ओपियम हो गया, गांजा हो गया, और भी हमारे होते हैं। अब देखिए इंडिया में ये चीज़ें इलीगल और इतनी ज़्यादा खुल के देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन जैसे फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, कोरिया वगैरह हो गया, तो वहाँ पे ना ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती हैं। वहाँ के जो बार वगैरह होते हैं वहाँ पे नॉर्मल लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हुए दिखते हैं। ये वहाँ पे इलीगल नहीं होती है, इलीगली हर जगह होती है, लेकिन वहाँ पे चीज़ें कॉमन है। तो जिन लोगों को इनकी आदत पड़ जाती है उनकी लाइफ में फिर इस चीज़ के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो इसमें हमारे ये हो गया, साथ में कैनाबिनॉइड्स में हशीश हो गया, यहाँ पे स्टिमुलेंट जैसे कोकेन हो गया, डिप्रेसेंट बारबिटूरेट्स हो गया, एनेस्थेटिक में हमारा पिनक्लाइडाइन हो गया, और यहाँ पे अदर कंपाउंड जैसे कुछ हमारे स्टेरॉइड्स जिनकी हमें आदत पड़ जाती है। तो अभी हमने इनको कॉमनली देखा है, अब आगे हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो जैसे आपका सिलेबस है, तो सिलेबस में आपके मेन पॉइंट यहाँ पूछा है मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ ड्रग्स। कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है जिनके मिसयूज और एब्यूज यहाँ पे हम देखेंगे। साइकोट्रोपिक, नार्कोटिक, एल्कोहल, तंबाकू प्रोडक्ट, ये हमारे कुछ हैं यहाँ पे 4 से 5 जिनको हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे साइकोट्रोपिक, हमारी जो सब्सटेंस ड्रग्स हैं हमारी क्या होती हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में इनके मिसयूज और एब्यूज देखेंगे। देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस आपको यहाँ पे समझना है, इसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो इनको सब्सटेंसेस कह सकते हैं, आप चाहे तो इनको एजेंट कह सकते हैं, और आप चाहे तो इनको ड्रग्स भी कह सकते हैं। मीनिंग यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, काम इनका एक ही होता है। तो हमारे जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं है इनका सिर्फ मिसयूज और एब्यूज ही किया जाता है, ये काफ़ी सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिनमें इनका यूज़ किया जाता है और बेनिफिट के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसलिए पढ़े हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी साइकोलॉजी इन प्रोडक्ट के बारे में ऐसी बन गई है, जिससे क्या कर रहे हैं, इनका मिसयूज और एब्यूज किया जा रहा है, जो यहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए। तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। साइकोट्रोपिक आर दी सब्सटेंसेस विच चेंज ब्रेन फंक्शन एंड रिजल्ट इन अल्टरेशन इन परसेप्शन, मूड और कॉन्शियसनेस। सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं, हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच चेंज ब्रेन फंक्शन। देखिए हमारे जो ब्रेन के फंक्शन होते हैं, आप ऐसे समझ जैसे एक इंसान है, वो इसको पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अपनी पढ़ाई से लेकर टेंशन है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने बिजनेस से टेंशन है, वर्क से टेंशन है, कुछ जैसे अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें उनको टेंशन है, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, हमारे जो साइकोट्रोपिक्स यहाँ पे सब्सटेंस है, इनको अपने टेंशन को दूर करने के लिए ले लेते हैं, क्योंकि जो ब्रेन फंक्शन है उसको चेंज कर देते हैं, जिससे उन्हें जो पर्सनल लाइफ में प्लेजर है वो मिल जाता है। कुछ टाइम के लिए अपनी जो टेंशन है उनको वो दूर कर देते हैं। तो सीधा इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, अल्टरेशन इन परसेप्शन। उनका जो अनुभव होता है उसमें अल्टरेशन मीन्स चेंज हो जाता है, साथ में मूड भी चेंज हो जाता है, और उनकी कॉन्शियसनेस है वो भी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये स्लीप वगैरह की कॉज कर देते हैं। तो कॉमनली यूज यहाँ पे साइकोट्रोपिक ड्रग्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे यहाँ पे डिप्रेसेंट, हमारा ब्रेन वगैरह होता है उसके फंक्शन को चेंज कर देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं, इस तरीके से हमारे ये होते हैं। जैसे डिप्रेसेंट में फर्स्ट होता है यहाँ पे एल्कोहल। एल्कोहल जिसको हिंदी में हम कहते हैं शराब। अब देखिए आप में से कुछ ही ऐसे लोग होंगे, आप स्टूडेंट हैं, आपकी काफ़ी एज भी हो चुकी है, आप फार्मेसी कर रहे हैं, तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानते होंगे। एल्कोहल, तो एल्कोहल जो है ये एक ऐसी कॉमन चीज़ है सोसाइटी में, जो मोस्टली यूज इसको ड्रिंक करते हैं। अब इसको ड्रिंक क्यों करते हैं, कुछ लोग जैसे अपनी जो पर्सनल लाइफ में गम है उसको भुलाना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्टार्टिंग में उन्होंने किसी रीज़न से ही ड्रिंक की थी, लेकिन अब उनको इसकी आदत लग चुकी है। तो शराब पीने के बाद में क्या होता है ना, उसकी जो जनरल लाइफ है उसके बारे में हाफ ही उसको याद रहता है, उसके जो ब्रेन के फंक्शन है वो चेंज हो जाते हैं। अब उसकी जो पर्सनल लाइफ में कुछ थॉट्स, कुछ बातें ऐसी थी जो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन पीने के बाद वो कर देता है, या वो कुछ इस तरह की बातें करता है जो उसकी लाइफ से रिलेट कुछ करती हैं, कुछ वो नहीं करती हैं, तो सीधा उसके ब्रेन फंक्शन चेंज हो जाते हैं। सेकंड यहाँ पे स्टिमुलेंट, जैसे यहाँ पे एम्फेटामाइन हो गया, साथ में यहाँ पे एनेक्सोलाइटिक्स, बेंजोडायज़ेपिन्स हो गया। अब इतने डिटेल में इनके हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये हमने आपको अच्छे से बताई हुई है, तो वहाँ पे आप देख ले अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है। यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं नारकोटिक्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं नशीली दवाएं। तो आपको नाम से भी यहाँ पता चल रहा है, मतलब कि नारकोटिक ड्रग का जब हम बॉडी में यूज़ करते हैं तो ये हमें नशा वगैरह कोज कर देती हैं। अब देखिए ये डिपेंड करता है किस कंडीशन में हम इनका यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो बेनिफिट भी होता है इसका हमें, और साथ ही में हार्म भी
होता है। किस तरीके से होता है ये हम देख लेते हैं। जैसे जो नार्कोटिक होते हैं हमारी सब्सटेंसेस होते हैं, एंड प्रिपरेशन हम इनको प्रिपरेशन भी कह सकते हैं। दैट इंड्यूस हम कह सकते हैं कोज करती हैं ड्रोसनेस, स्लीप, स्टूपर, या यहाँ पे हम कह सकते हैं इनसेंसिबिलिटी। इसको हम सिंपल तरीके से समझे, सपोज कीजिए आपको पेन हो रहा है, जैसे किडनी स्टोन वगैरह हो जाता है, उस कंडीशन में आपने क्या किया, ट्रामाडोल वगैरह यूज कर लिया, वो क्या होता है नार्कोटिक हमारा होता है। तो आपको क्या किया, उसने आपको डिप्रेस किया आपके माइंड को, साथ में आपको स्लीप वगैरह कोज कर दी, तो उस कंडीशन में आपके लिए वो बेनिफिशियल है। या आपको कुछ भी नहीं है फिर भी आप क्या करें, नार्कोटिक ड्रग का यूज करें, तो आपको बॉडी में साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोस्ट कॉमनली मॉर्फिन, हेरोइन। जो हमारी मोस्ट कॉमनली यहाँ पे क्या होती है नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं, वो हमारी मॉर्फिन होती हैं और हेरोइन जिनका यूज किया जाता है। और साथ ही में यहाँ पे ऑल डेरिवेटिव कंपाउंड फाउंड विद रो ओपियम लेटिक्स। और साथ ही हमारे और जितने डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं जो पाए जाते हैं रो ओपियम लेटिक्स, हमारा जो क्या होता है ओपियम का प्लांट होता है, उसके जो लेटिक्स वगैरह रॉ मटेरियल है वहाँ पे जितने कंपाउंड पाए जा रहे हैं वो भी हमारे क्या होते हैं नार्कोटिक्स होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे यहाँ पे नार्कोटिक्स। छोटा तुमने एग्जाम्पल मतलब इंट्रोडक्शन देखा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नार्कोटिक एग्जाम्पल। देखिए बहुत सारे यहाँ पे हमने कुछ लिखे हुए हैं, इतना आप लिखें आपके लिए इनफ है। आप चाहें तो यहाँ पे 4 से 5 लिख दे, ये भी आपके लिए इनफ है। फर्स्ट होता है यहाँ पे ओपियम। देखिए जितनी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना इनमें से आधी हम आपको फार्माकोग्नोसी में पढ़ा चुके हैं विद एग्जाम्पल, उसका हमने आपको प्लांट भी दिखाया और इनके केमिकल कॉन्स्टेंट्स यूज वगैरह सब हमको बता चुके हैं। जैसे मॉर्फिन हो गया, हेरोइन हो गया, यहाँ पे कोडीन हो गया, ऑक्सीकोडीन हो गया, यहाँ पे साथ में टालविन हो गया, फेंटेनाइल हो गया और साथ में यहाँ पे मिप्रिडाइन हो गया। तो ये हमारे हो गए एक्सेट्रा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पे सिम्टम्स ऑफ मिसयूज एंड एब्यूज। मतलब कि जो हमारे क्या है जो सोसाइटी में लोग हैं उनकी साइकोलॉजी जो मानसिक रूप से वो इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं जब उनको इस चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए, या इनका यूज़ कर रहे हैं लेकिन मिसयूज गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या कर सकती हैं यहाँ पे सिम्टम्स, रिड्यूस बीपी, ये क्या कर सकती है बीपी को ब्लड प्रेशर को कम कर सकती हैं। ड्रोसनेस कोज कर सकती है, साथ में ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, इंसान को इसको लेने के बाद में कन्फ्यूजन भी हो सकती है वो कहाँ पर है क्या कर रहा है। जैसा यहाँ पे डिप्रेस्ड ब्रीथिंग, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये सब यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं किसके, मिसयूज एंड एब्यूज के, किसके नार्कोटिक ड्रग्स के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एल्कोहल, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं यहाँ पे शराब। अब देखिए शराब एल्कोहल, ऐसे नहीं आप इसके बारे में नहीं जानते, आप जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, मूवीज वगैरह में आप देखते होंगे इनकी तस्करी वगैरह सब चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो इतना तो क्लियर है कि आपको पता है एल्कोहल क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एल्कोहल इज ए पोटेंशियली एडिक्टिव सब्सटेंसेस। जो लोग एल्कोहल शराब को ड्रिंक करते हैं उनको आदत पड़ जाती है, फिर उनको भाई चाहिए हाफ चाहिए, पूरा चाहिए, इंग्लिश चाहिए, ये तो खैर आप जानते होंगे काफ़ी सारे ब्रांड होते हैं एल्कोहल के। तो पोटेंशियली एडिक्टिव मतलब कि आदत लगने के चांसेस बहुत ही जल्दी होते हैं इसको लेने के बाद में। एल्कोहल इज मोस्ट वाइडली यूज सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। और देखिए एल्कोहल क्या है, ये मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सब्सटेंस है जो नार्कोटिक की कैटेगरी में आता है पूरे ही वर्ल्ड के अंदर। आप चाहें तो क्या होता है कुछ लोग इसको वाइन कह देते हैं, ड्रिंक कह देते हैं, इस तरीके से डिफरेंट नाम इसके हो सकते हैं इसमें। और यहाँ पे हम देख लेते हैं एल्कोहल डिप्रेस द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ब्रेन। देखिए क्या होता है जब कोई इंसान एल्कोहल को ड्रिंक करता है तो उसके जो नॉर्मल फंक्शन है ब्रेन के, वो उसका जो दिमाग है जो नॉर्मल थिंकिंग करता है वो वहाँ पे डिप्रेस हो जाती है। अब जो पिया हुआ बंदा होता है ना वो एक सेकंड में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, वो कुछ भी बन सकता है, क्योंकि वो जो नॉर्मल तरीके से सोच ही नहीं रहा है, वो सिर्फ अपनी तरीके से सोच रहा है। जैसे तू मेरा भाई है, ये है वो है, काफ़ी सारी चीज़ें आई थिंक देखने को मिलती है मूवीज़ वगैरह में, आपने देखा होगा इस चीज़ को। और हम देख लेते हैं इन स्मॉल अमाउंट। देखिए जो एल्कोहल होता है जब इसको कोई बंदा स्मॉल अमाउंट में ड्रिंक कर रहा है, इट सीम्स टू काम डाउन एंड रिलीव एनग्जाइटी। तो क्या कर सकता है इंसान वहाँ पे शांत हो सकता है अपनी टेंशन वगैरह से, साथ में एनग्जाइटी से भी, चिंता वगैरह से भी दूर रिलीफ उसको मिल सकता है। कब, स्मॉल अमाउंट में जो वो ड्रिंक करे। इसका अपोजिट हम देखें इन हायर अमाउंट। और कोई बंदा जो हायर अमाउंट में करे उसने भाई इंग्लिश का हाफ लिया और पूरा गटक गया, ठीक है, नाम मैंने सुना है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। इट कोज, ये कोज कर सकता है सिडेशन, नींद ला सकता है, साथ में लॉस ऑफ कंट्रोल, उस इंसान का अपने आप से कंट्रोल लॉस हो सकता है, खो सकता है, साथ में डेथ भी हो सकती है, कोमा में भी वो जा सकता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डेथ, कोमा, कितने सीवियर साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं, कब, जब इसका एब्यूज या मिसयूज किया जाए। अब इसमें कुछ हेडिंग हम एक्स्ट्रा देखने वाले हैं, आप चाहें तो जितनी हमारी ये हेडिंग है इनमें 2 से 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, आपके लिए इनफ रहेगा। जैसे इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन हेल्थ। तो जब कोई बंदा एल्कोहल को हिसाब से ड्रिंक कर रहा है, उसको उसकी आदत पड़ गई है, तो उसके क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं उसकी हेल्थ पे। जैसे आप सभी जानते हैं शराब से कैंसर होता है, ओरल कैंसर हो सकता है क्योंकि माउथ से ले रहा है, साथ में लंग कैंसर ये भी हो सकता है, बाउल कैंसर हो सकता है, हार्म टू अनबॉर्न बेबी। कोई प्रेग्नेंट लेडी जो प्रेग्नेंट है वो अल्कोहल को ड्रिंक कर रही है तो वहाँ पे उसके बेबी पे भी हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। साथ में मेमोरी लॉस हो सकती है, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ सकता है, ब्रेस्ट कैंसर ये भी
हो सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें उसकी हेल्थ को हो सकती हैं इफेक्ट। साथ में इफेक्ट ऑन सोसाइटी। अब देखिए क्या इसका क्या मतलब है, कोई बंदा जो अल्कोहल ड्रिंक करता है, सीधा हम कह सकते हैं कोई शराबी है, अब वो सोसाइटी में रह रहा है, तो वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उस बंदे का उस सोसाइटी पे। जैसे यहाँ पे क्रिमिनल बिहेवियर्स, वो क्या करेगा, पीने के बाद में इंसान अगर कोई गुस्से वाला इंसान है तो उसका गुस्सा इतना हाई हो जाता है किसी को मार दे, भाई क्रिमिनल बिहेवियर उसका वहाँ पे देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उस इंसान को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भाई पीने के बाद में काम तो करेगा नहीं, और उसकी हरकतें कुछ इस टाइप की हैं जिससे उन जो लोग हैं उनको कुछ मतलब गुस्सा ला रहा है, कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे वो काम वाम कोई उसको दे रहा होगा वो भी नहीं देगा, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसको हो सकती है। साथ में यहाँ पे नेग्लेक्ट चिल्ड्रंस, ये भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कोई शराबी होता है, उसके बच्चों को, चिल्ड्रंस को वहाँ पे सोसाइटी में इज्जत वगैरह नहीं मिलती है, या बच्चों पे कुछ जुल्म वगैरह ढा रहा है, कुछ कुछ भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। साथ में इफेक्ट ऑन फैमिली, अब कोई बंदा एल्कोहल ड्रिंक कर रहा है तो उसका फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एल्कोहल डिस्ट्रॉय द होम, देखिए सीधा कहने का मतलब है कोई बंदा शराब पीता है, फैमिली में खाने पीने को नहीं है, या फैमिली इस तरह की है कि वहाँ पे अलाउ नहीं है पीना ड्रिंक करना, लेकिन कोई बंदा पी के फैमिली में जा रहा है, या उसका जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें कुछ उसको काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं एक इंसान जो शराब पीता है उसकी फैमिली वगैरह या घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है उस कंडीशन में। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सिम्टम्स ऑफ मिसयूज एंड एब्यूज। तो जो सोसाइटी के लोग हैं जब वो इसका क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं या एब्यूज करते हैं, तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सोसाइटी के लोग हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइको सोशल फार्मेसी हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक बंदा जब शराब को पी रहा है, जब ड्रिंक कर रहा है, तो जब तक उस पर नशा पूरा रहता है, हावी रहता है उसके ब्रेन पे, तो उस कंडीशन में चीज़ें देखने को सिम्टम्स नहीं मिलते। जब वो पी लेता है उसके मतलब उसके बाद जब उसको होश आता है उस कंडीशन में ये चीज़ें होती हैं। जैसे एंग्जाइटी, पीने के बाद में सोचता है मैंने भाई क्या करते हैं, उल्टे काम करते, चिंता हो सकती है। स्वेटिंग, पसीना आ सकता है, ये तो पीते टाइम जो वो पी रहा है उस कंडीशन में ड्यूरेशन में भी आ सकता है। वोमिटिंग, पीने वाला आदमी को वोमिटिंग सबसे नॉर्मल होती है। इंक्रीज पल्स, उसकी हार्ट बीट बढ़ सकती है। हाइपरटेंशन, बीपी जब बढ़ गया तो हार्ट बीट ऑटोमेटिकली जाएगी। वीकनेस, थकान हो सकती है। तो साथ में इरिटेबल मूड हो सकता है, और हेडेक, सर दर्द भी एक कॉमन है। कुछ चीज़ जैसे सर दर्द हो गया, वोमिटिंग हो गया, स्वेटिंग हो गया, ये जब वो पी रहा है जब भी उसको आ सकती है, जब पिया हुआ है जब भी आ सकती है, और पी के उसको जो कहते हैं सीधा जब नशा उसका खत्म हो रहा है जब भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं क्या ट्रीटमेंट है। तो देखिए ट्रीटमेंट कोई दवाई वगैरह का तो ट्रीटमेंट है नहीं अल्कोहल का। आप जगह जगह देखते हैं ना ऐड लगे हुए पोस्टर वगैरह, या आप सोशल मीडिया पे देखते हैं शराब छुटाएं 1 महीने में, 1 साल में, या 2 महीने 3 महीने में, इस तरीके से होता है। लेकिन उसका एक्चुअल सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि उसको कुछ बैठा के समझाना, कुछ थेरेपी देना बिना किसी दवाई के। जैसे फैमिली काउंसलिंग, कोई बंदा पीता है उसको भी फैमिली के साथ में बिठाया जाए, उससे बातचीत की जाए कि भाई आपके ये इतना इफेक्ट पड़ा है, ये चीज़ सही नहीं है, आपके बच्चों को गलत इफेक्ट पड़ा है, आपकी फैमिली को पसंद नहीं, इस तरीके से ना उसको बस समझाया जा सकता है। उसकी जो साइकोलॉजी है उसको आप चेंज कर सकते हैं, जिससे वो उस चीज़ को छोड़ सकते हैं, वरना आदत नहीं छूटती है। साथ में ग्रुप थेरेपी, जैसे दोस्त वगैरह हो गए या अदर कुछ लोग हो गए, उस ग्रुप में उसको बिठाया, उसको समझाया भाई ये है वो है, तो उस तरीके से। साथ में हम डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी से अल्कोहल को उसकी बाहर निकाल सकते हैं अगर कोई यहाँ पे दिक्कत है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं तंबाकू प्रोडक्ट। अब हमारे तंबाकू प्रोडक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जितनी हमारी तंबाकू प्रोडक्ट वाली कंपनियां होती हैं जो इनको बनाती हैं, तो ये क्या कराती है ना, कुछ ऐड कराती हैं जिससे कि इनका प्रमोशन हो सके, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट ये इतनी कराते हैं जिससे इनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल हो सके। जैसे आजकल सोशल मीडिया में एक ऐड जो है बड़ा वो छाया रहता है, बोलो जुमा केसरी। अब वो जो वहाँ पे किसका ऐड है, वो सीधा विमल का ऐड है। विमल क्या है, एक उसको वहाँ पे मतलब इलायची वगैरह बता दिया गया है, लेकिन वो हमारा तंबाकू होता है। सिर्फ जो अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं उनसे वो ऐड कराए जाते हैं, जिससे कि पब्लिक को लगे कि वो अच्छा प्रोडक्ट है और उनकी सेल वहाँ पे इंक्रीज हो। अब ये जो हमारे तंबाकू प्रोडक्ट होते हैं इनका ऐसा तो नहीं है, आई थिंक बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है कुछ बेनिफिट के लिए इनका यूज़ किया जा रहा हो, वरना दो ही तरीके से इनका यूज़ किया जाता है, तो शौक के लिए पब्लिक यूज़ करती है, या दूसरा इनके बहुत ही ज़्यादा सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अभी डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी में वो इनका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट इनके बहुत कम होते हैं। जैसे तंबाकू इज़ यूज्ड इन मेनली 2 फॉर्म्स। अब देखिए हमारे जो तंबाकू प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारे मेनली 2 फॉर्म्स में यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट होता है स्मोकिंग, जैसे आपने देखा लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगार वगैरह पीते हैं, तो ये तो होते हैं हमारे स्मोकिंग। साथ में नेक्स्ट होते हैं स्मोकलेस फॉर्म, जितने हमारे तंबाकू होते हैं जैसे विमल हो गया, या आई थिंक गुटखा वगैरह हो गया, या काफ़ी सारे हमारे होते हैं, आगे हम देखेंगे, नाम फिलहाल मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं। तो एक होते हैं स्मोकिंग जो स्मोक करते हैं, सेकंड स्मोकलेस फॉर्म जो स्मोक नहीं किए जाते हैं। जैसे इसमें हम देख लेते हैं तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ये कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट जैसे सिगरेट हो गया, इसको स्मोक किया जाता है।
साथ में सिगार इसको भी स्मोक किया जाता है, बीड़ी इसको भी स्मोक किया जाता है। अभी नाम ऐसे ऐसा आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी नाम सुने भी नहीं होंगे और देखे भी नहीं होंगे, लेकिन ये इतने होते हैं। कुछ हमारे इंडिया में होते हैं, कुछ फॉरेन कंट्रीज में होते हैं, लेकिन होते काफ़ी सारे हैं। जैसे हुक्का हो गया, ये भी आपने सुना होगा, चिलम हो गया, साथ में यहाँ पे पान मसाला हो गया, खैनी हो गया, चीविंग तंबाकू हो गया, पाइप हो गया, मवा हो गया, धुमती हो गई। अब आप सोचिए लोग खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद मरने के लिए कितने सारे प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, और कंपनी डिफरेंट नाम से बनाती हैं, भाई पब्लिक को शौक है तो बस कहते हैं ना, ज़िंदगी अच्छे से काटनी है तो शौक सारे पूरे होने चाहिए। हालांकि वो शौक आपको अंदर से पर्सनली क्या करें, डैमेज करें, लेकिन फिर भी आपके शौक पूरे होने चाहिए। सिम्टम्स ऑफ मिसयूज और एब्यूज, तो हमारे जो यहाँ पे तंबाकू प्रोडक्ट हैं, तो लोग इनका जो मिसयूज और एब्यूज करें, इसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे कॉमन सिम्टम्स यहाँ पे रिड्यूस एपेटाइट, सीधा कहने का मतलब है भूख ना लगना। जो लोग स्मोकिंग वगैरह या गुटखा वगैरह, सीधा हम कह सकते हैं तंबाकू प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं, उनकी भूख वहाँ पे कम हो जाती है। उनको भूख होती है, लेकिन किस चीज़ की, स्मोकिंग करने की। जो स्मोक कर रहे हैं, जो गुटखा वगैरह खैनी खा रहे हैं, वो उनको उसकी भूख होती है। साथ में इंक्रीज इंटेस्टाइनल एक्टिविटी, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसकी एक्टिविटी वहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। वो साथ में इंक्रीज हार्ट रेट, आपकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो सकती है, स्वेटिंग पसीना आ सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया दस्त आपको हो सकते हैं, हाइपरटेंशन बीपी भी इंक्रीज हो सकता है। तो हमारी यहाँ पे ड्रग्स थी वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज एंड मिसयूज ऑन हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। तो जैसे हमारा सिलेबस था, इसमें हमने देख लिया जितनी हमारी ड्रग्स थी हमारी वो कंप्लीट हो गई। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद में हमारी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इस हेडिंग को यहाँ पे हम समझे, इम्पैक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज एंड मिसयूज। देखिए जब हम क्या करते हैं, ड्रग का मिसयूज करते हैं या एब्यूज करते हैं, मतलब कि सीधा दुरुपयोग करते हैं, तो इसके क्या मतलब इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। इम्पैक्ट सीधा क्या इसका असर देखने को मिलता है ऑन हेल्थ, हमारी जो हेल्थ है उस पर, एंड प्रोडक्टिविटी। तो हम सीधा ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी हेल्थ पे इस पे क्या असर पड़ रहा है इन सारी ड्रग्स वगैरह का, इन आदतों का, और साथ ही हमारी जो सोशल लाइफ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या हमारा जो काम है वर्क है इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये यहाँ पे हम कह सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट हम देखने वाले, काफ़ी ईजी और आसान पॉइंट है, शॉर्ट शॉर्ट हमने यहाँ पे लिखे हैं। रिस्क टू पर्सनल सेफ्टी, देखिए क्या होता है, कोई बंदा अगर एल्कोहल ड्रिंक कर रहा है, अब ड्रिंक करने के बाद में उसके जो ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो तो डिप्रेस हो जाते हैं। अब वो नॉर्मल तरीके से नहीं सोचता है, सीधा वो क्या सोचता है, या तो जैसे वो रोड पर चल रहा है उसको लगेगा भाई रोड मेरे बाप का रोड है और मैं इस पर जा रहा हूँ, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब मैं ही हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई गाड़ी वगैरह भी आती है ना तो वो सोचता है साइड लेके जाएगी, हालांकि हो सकता है उसको ठोक के सीधे निकल जाए, तो उसकी जो पर्सनल सेफ्टी है वहाँ पे उसका रिस्क रहता है। डेंजर ऑफ डेथ, कोई ठोक के चला गया तो सीधा वो ऊपर वाले के दर्शन भी कर सकता है। साथ में डैमेज टू हेल्थ, देखिए जो हेल्थ होती है, जैसे उसका जो एपेटाइट होता है उसका लॉस हो जाता है, नहीं तो उसको भूख लगती है, या कोई इंसान हिसाब से ज़्यादा ड्रिंक वगैरह कर रहा है। देखिए एग्जांपल यहाँ पे हम ड्रिंक का इसलिए ले रहे हैं, ये चीज़ आप नॉर्मली समझ जाएंगे, बाकी एग्जांपल हम नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सबका ले सकते हैं। तो कोई बंदा जैसे क्या कर रहा है, शराब हिसाब से ज़्यादा पी रहा है, तो उसकी जो हेल्थ है वहाँ पे वो डैमेज होती चली जाती है, क्योंकि हेल्थ को भी न्यूट्रिशन चाहिए नॉर्मली सर्वाइव करने के लिए। जैसे यहाँ पे ब्रेन डैमेज हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, और मेंटल प्रॉब्लम्स। अब जरूर नहीं यहाँ पे डेंजर ऑफ डेथ में सिर्फ एल्कोहल इन्वॉल्व है, जितने हमने प्रोडक्ट यहाँ पे आपको पढ़ाए हैं ड्रग्स, वो सभी यहाँ पे कोई भी कोर्स कर सकता है इन चीज़ों को। रिस्क ऑफ इम्प्रिजनमेंट, आपने पीने के बाद में कोई हरकत कर दी तो सीधा आपको जेल भी हो सकती है। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, जैसे हार्म टू सेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो इंसान पिया हुआ है या एक तरह से उसने हेरोइन वगैरह कुछ भी नशा किया हुआ है, तो नशे में उसको पता नहीं वो क्या करता है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वो उसके मतलब हार्म हो सकते हैं, वो हार्म पहुंचा सकता है, कुछ मतलब कह सकते हैं ना, कुछ हरकत कर सकता है, अपने आप के साथ भी कर सकता है, अपने आप को हार्म पहुंचा सकता है, फैमिली को कुछ हार्म पहुंचा सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो शादीशुदा लोग होते हैं, बाहर पी के गए घर में जाके वाइफ को पीटना या बच्चों को पीटना, उस तरीके से हम कह सकते हैं, या गालियाँ वगैरह देना, या फ्रेंड के साथ में जो उसका नॉर्मल बिहेवियर रहेगा, पीने के बाद में एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो चीज़ नहीं रहती है। साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एक इंसान नशा हिसाब से ज़्यादा कर रहा है, दिन भर उसी में रहता है, तो ना तो खाने को घर में कुछ है, तो उस कंडीशन में वो क्या होता है, जो फैमिली होती है वहाँ पे पुअर हो सकती है, साथ में कह सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसको आ सकती है। लॉस ऑफ ट्रस्ट, भाई एक बंदा जो दिन भर पीता रहता है या नशा वगैरह करता है, तो उस पर कौन ट्रस्ट करेगा, तो लोगों का जो ट्रस्ट होता है वहाँ पे वो लॉस हो जाता है। साथ में वर्क टास्क दैट रिक्वायर हायर लेवल जजमेंट, साथ में कॉन्स्टेंट अटेंशन, इमीडिएट मेमोरी एंड फाइन मोटर स्किल आर इजिली डिस्टर्बेड बाय दीज हैबिट्स। देखिए या तो कोई इंसान जैसे नार्कोटिक खा रहा है, क्या ले रहा है, ओपियम वगैरह, हेरोइन वगैरह, गांजा वगैरह खा रहा है, कुछ शराब वगैरह पी रहा है, लेकिन उसका जो काम है वो ऐसा है कि उसको एक तो अपना बिल्कुल डायरेक्टली फोकस उस काम पे चाहिए, ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए, सोचने समझने की क्षमता कुछ अच्छी चाहिए। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं ना जहाँ पे काफ़ी टाइम माइंड लगाना पड़ता है कि दूसरी कंपनियाँ जो है उनसे अपनी कंपनी को कैसे आगे ले जाया जाए, क्या प्लान बनाया जाए, क्या मतलब वहाँ पे रहना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे क्या होता है ना,
सीधा उसका वर्ग जहाँ पे वो काम करता है। हायर लेवल जजमेंट उसको चाहिए लेकिन पीने के बाद में वो नहीं रहेगी। यहाँ पे कॉन्स्टेंट अटेंशन, जब पिया हुआ इंसान नशे में है तो वो भी नहीं रहेगा। इमीडिएट मेमोरी एंड फाइन मोटर स्किल्स, स्किल उसके पास है लेकिन पीने के बाद में नॉर्मल फंक्शन ब्रेन की डिप्रेस हो जाती है तो वहाँ पे वो नहीं रहेगा। साथ में क्या सब चीज़ें क्या हो रही हैं, इजिली डिस्टरप्टेड हो रही हैं इन हैबिट्स की वजह से। सुसाइडल बिहेवियर ड्यू टू ड्रग एब्यूज एंड मिसयूज, ड्रग का क्या कर रहा है अभी, कोई बंदा नारकोटिक जैसे हेरोइन, चलिए आप ऐसे भी गांजा वगैरह लगा लिया, फूंक लिया, अब उस कंडीशन में उसको पता नहीं भाई वो कर क्या रहा है अपनी लाइफ में, तो सुसाइड भी कर सकता है वो। काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सुसाइडल थॉट्स पीने के बाद में नॉर्मली आते हैं। वॉयलेंट बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स, अब एक बंदा सोसाइटी में शराब पी कर आया या नशा करके आया तो और लोगों के साथ में वो वॉयलेंट है, एक तरह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है, हालांकि वो उस नेचर का बंदा है नहीं, लेकिन उसके जो ब्रेन है वो अच्छी तरीके से नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है, वो सही तरीके से वहाँ पे सोच नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आई थिंक ये सब चीज़ें हमने आपको थोड़ी सी डिटेल में बताई, अच्छे से समझाएं, क्योंकि हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। अब आपका कोई भी डाउट अगर इस पूरे ही टॉपिक से रिलेटेड बचा है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नोट्स चाहिए, इस पूरी यूनिट के नोट्स हमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं, इसका पीडीएफ, तो आप सीधा वेबसाइट पे जाइए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं www.easyfarms.com। आप यहाँ से ये इस नाम को ले सकते हैं, आप सीधा चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप टेलीग्राम से या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम मिलते जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।